नमस्कार, हमारे YouTube चैनल बटरफ्लाई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। आज हम भूगोल विषय की 7वां पाठ लोक संख्या को लेकर उपस्थित हैं। आइए देखते हैं कि इस पाठ में किन बातों पर अध्ययन करना है। ढूंढो तो जाने। निम्नलिखित जानकारी के लिए जानकारी किसी भी एक दिन प्राप्त करो। आपकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी संख्या कितनी है, उसमें कितने लड़के और कितनी लड़कियां हैं, कितने विद्यार्थी अनुपस्थित हैं, आपके विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं, विद्यालय में कितने लड़के और लड़कियां हैं, किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिक है, किस कक्षा में सबसे अधिक अनुपस्थिति है। भौगोलिक स्पष्टीकरण। उपरोक्त गतिविधि के माध्यम से तुमने अपने विद्यालय के छात्र संख्या से संबंधित जानकारी प्राप्त की। इसी तरह गांव, तहसील, जिला, राज्य, देश एवं वैश्विक स्तर पर भी जनसंख्या की जानकारी हम एकत्रित कर सकते हैं। यह जानकारी प्राप्त करते समय आयु, लिंग, संरचना, साक्षरता इत्यादि का विचार करना पड़ता है। किसी प्रदेश के विकास में अनेक घटक सहायक होते हैं, उनमें जनसंख्या एक महत्वपूर्ण घटक है। किसी भी प्रदेश की जनसंख्या का अध्ययन करते समय निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखा जाता है: जनसंख्या की वृद्धि, जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या की संरचना। बताओ, यहाँ कुछ दिए गए हैं। जनसंख्या, कुल जनसंख्या 2016 में, अंतर, अनगर, बनगर, कुल जन्मे हुए बच्चे 2750, मृत जनसंख्या यहाँ पे दी गई है, बाहर से आए हुए लोगों की संख्या दी गई है, नगर छोड़कर बाहर गए लोगों की संख्या दी गई है, और कुल जनसंख्या 2017 यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है। किस नगर में जन्मे हुए बच्चों की संख्या अधिक है? मृत लोगों की जनसंख्या किस नगर में अधिक है? किस नगर में बाहर के लोग अधिक आए हैं? दोनों नगरों की वर्ष 2017 में जनसंख्या कितनी होगी? गणना करो। सभी बिंदुओं पर विचार करते हुए एक वर्ष में किस नगर की जनसंख्या में अधिक वृद्धि हुई है? कुल जन्मे बच्चों की संख्या दी गई है, प्रति हजार जनसंख्या के अनुसार इनकी संख्या कितनी होगी? इसी का कहा जाता है मृत जनसंख्या को प्रति हजार जनसंख्या के अनुसार गणना करो। इसी संख्या को क्या कहेंगे? भौगोलिक स्पष्टीकरण। जनसंख्या वृद्धि। उपरोक्त गतिविधि द्वारा यह ध्यान में आता है कि क्षेत्र की जनसंख्या में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। कभी जनसंख्या कम हो जाती है तो कभी बढ़ती है। यह वृद्धि अथवा कमी कुछ कारकों पर निर्भर होती है, जिसमें मुख्य है जन्म दर, मृत्यु दर, औसत आयु, स्थलांतर इत्यादि। जन्म दर। एक वर्ष में प्रति हजार जनसंख्या के अनुसार में जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या जन्म दर कहलाती है। मृत्यु दर। एक वर्ष की कालावधि में प्रति हजार जनसंख्या के अनुपात में मृत व्यक्तियों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। जीवन प्रत्याशा। किसी प्रदेश में एक व्यक्ति के जन्म के समय का औसत जीवन काल का अनुमान। प्रवासन। व्यक्ति द्वारा व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह का दूसरे स्थान पर जाना या दूसरे स्थान से आना। किसी प्रदेश में यदि बाहर से कोई व्यक्ति निवास हेतु आए तो वह अप्रवास कहलाएगा, और यदि किसी प्रदेश से व्यक्ति अन्य स्थानों पर जाए तो उसे उत्प्रवास कहेंगे। उपरोक्त सभी कारकों का जनसंख्या की वृद्धि पर परिणाम होता है। जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच का अंतर प्राकृतिक रूप से जनसंख्या में होने वाले परिवर्तनों के लिए उल्लेखनीय कारण है। उसी तरह व्यक्ति अथवा व्यक्ति के समूह में होने वाले प्रवासन से भी जनसंख्या में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। जनसंख्या में अनियंत्रित वृद्धि के कारण संसाधनों पर दबाव पड़ता है। इसके विपरीत यदि जनसंख्या नियंत्रित होगी तो संसाधन योग्य प्रमाण में उपलब्ध रहती है। जनसंख्या का नियंत्रण में रहना उस प्रदेश के विकास का सूचक है। करके देखो। लोबिया, सेम, सोयाबीन के करीब 100 दाने लो, फिर इन बीजों को 30 × 30 वर्ग सेंटीमीटर के चौकोन में फैला दो। अब 100 बीजों को लो, 15 × 15 वर्ग सेंटीमीटर में फैला दो। जब बीजों को फैलाओ तो ध्यान में रखो कि बीज एक दूसरे पर न आए। किस चौकोन में अधिक बीज फैले हुए दिखाई दे रहे हैं? किस चौकोन में बीज खचाखच भरे हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या बीजों के वितरण और किसी प्रदेश की जनसंख्या के वितरण में संबंध लगाया जा सकता है? इन बीजों का वितरण अधिक फैला हुआ दिखाई देने के लिए क्या कर सकती है? भौगोलिक स्पष्टीकरण। जनसंख्या का वितरण। हमने देखा कि सेम के बीज दो अलग अलग विस्तार वाले क्षेत्रों में भिन्न प्रकार से बिखरे हुए थे। बड़े क्षेत्र में वितरण करना घना था, तो वहीं कम क्षेत्र वाले चौकोर में वितरण घना था। जनसंख्या के वितरण में हमें यह समझ में आता है कि किसी भी प्रदेश की जनसंख्या किस प्रकार बिखरी हुई है। प्रदेश में कहीं पर्वतीय क्षेत्र होता है तो कहीं समतल मैदान। भौगोलिक परिस्थितियां भिन्न भिन्न होती हैं। कुछ क्षेत्र संसाधन से संपन्न होते हैं तो कुछ प्रदेशों में संसाधन सीमित होती हैं। इन परिस्थितियों का जनसंख्या के वितरण पर प्रभाव पड़ता है।
विपुल संसाधनों के क्षेत्र में स्वाभाविक रूप से जनसंख्या अधिक होती है। ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या वितरण घना होता है। इसके विपरीत जिन प्रदेशों में संसाधनों का अभाव होता है अथवा अनुकूल जलवायु के अभाव के कारण अथवा भूमि अधिक समतल हो तो जनसंख्या कम होती है। ऐसे प्रदेशों में जनसंख्या का वितरण विरल होता है। करके देखो, 2 × 2 वर्ग मीटर आकार का चौकोर बना लो। इस चौकोर में पहले 2 विद्यार्थियों को खड़ा करें और फिर थोड़े समय में 4, फिर 6, फिर 8, इस प्रकार से चढ़ते क्रम में बच्चों की संख्या बढ़ाते जाओ। हर बार बच्चों की संख्या को बढ़ाते समय निम्नलिखित प्रश्न पूछो। क्या तुम दिए गए क्षेत्र में आसानी से घूम फिर सकते हो? और क्या हम और बच्चे इस चौकोर में खड़े रह सकते हैं, कर सकते हैं? उपरोक्त प्रश्नों के जवाब में जब नकारात्मक उत्तर आने लगे तो कक्षा के सभी बच्चों को इस गतिविधि द्वारा किए गए निरीक्षणों को लिखने के लिए कहें एवं कक्षा में जनसंख्या के घनत्व पर चर्चा कराएं। जनसंख्या के वितरण पर परिणाम करने वाले कारक: प्राकृतिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण और सामाजिक कारण। प्राकृतिक कारण में स्थिति, प्राकृतिक संरचना, जलवायु, मृदा, खनिज संसाधन। आर्थिक कारकों में कृषि, उद्योग, नगरीकरण, यातायात, बाजार। राजनीतिक कारक: युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता, सरकारी नीतियां। सामाजिक कारक में वंश, धर्म, भाषाएं, रूढ़ियां एवं परंपराएं। भौगोलिक स्पष्टीकरण: जनसंख्या का घनत्व किसी प्रदेश की जनसंख्या और क्षेत्रफल के बीच का अनुपात जनसंख्या का घनत्व कहलाता है। जनसंख्या वितरण का अध्ययन करते समय जनसंख्या के घनत्व का विचार किया जाता है। घनत्व की गणना निम्नलिखित सूत्र के द्वारा की जाती है। जनसंख्या का घनत्व और प्रदेश की जनसंख्या बड़े प्रदेश का क्षेत्रफल। तालिका पूर्ण करो। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, उसका क्षेत्रफल। महाराष्ट्र की जनसंख्या, क्षेत्रफल। तमिलनाडु की जनसंख्या, उसका क्षेत्रफल। राजस्थान जनसंख्या, क्षेत्रफल। मणिपुर की जनसंख्या, क्षेत्रफल। गोवा की जनसंख्या और क्षेत्रफल यहाँ पे इस तालिका में दी गई है। तो इस जनसंख्या और क्षेत्रफल के अनुसार वो जो सूत्र दिया गया है, सूत्र के अनुसार आप उसका घनत्व निकालिए। यदि किसी प्रदेश का क्षेत्रफल वहां रहने वाली जनसंख्या ज्ञात हो तो वहां 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं इसका पता चल सकता है। जनसंख्या का घनत्व सभी स्थानों पर एक जैसा नहीं होता। किसी प्रदेश का आकार छोटा हो सकता है और यदि वहां जनसंख्या अधिक हो तो घनत्व अधिक होगा। उदाहरण के लिए गोवा, कुछ प्रदेशों का क्षेत्रफल सबसे अधिक हो सकता है और वहां जनसंख्या कम होने से घनत्व भी कम होता है। उदाहरण के लिए राजस्थान। करके देखो, अपने आसपास से 20 व्यक्तियों के नाम याद करो और निम्नलिखित वर्गों में विभाजित करो: छोटे, बड़े, बुजुर्ग, शिक्षित, अशिक्षित, स्त्री, पुरुष, विद्यार्थी, कर्मचारी, व्यापारी, व्यवसायी, बेरोजगार, गृहिणी इत्यादि। उपरोक्त वर्गीकरण के द्वारा आसपास के इन लोगों की क्या विशेषताएं तुम्हारे ध्यान में आती हैं? क्या ऐसा वर्गीकरण पूरे देश के लिए किया जा सकता है? उपरोक्त वर्गीकरण की प्रक्रिया में कौन सी समस्याएं आई? इस वर्गीकरण का एवं जनसंख्या की गुणवत्ता का क्या संबंध है? भौगोलिक स्पष्टीकरण: जनसंख्या संरचना: जनसंख्या को अलग अलग घटकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इन घटकों के परस्पर संबंधों के अध्ययन द्वारा किसी प्रदेश की जनसंख्या की संरचना एवं गुणवत्ता का पता चलता है। संज्ञा: पुरुष, कुमार, निरक्षर, बालक, बेरोजगार, शिशु, साक्षर, ग्रामीण, कार्यशील समूह, नगरीय, स्त्री, वृद्ध, युवक, आश्रित समूह, प्रौढ़। उपरोक्त संज्ञाओं को निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत लिंग करो: लिंग, आयु, ग्रामीण, नगरीय, साक्षरता, कार्यशील। उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर जनसंख्या की उपघटक किए जाती हैं। इन घटकों एवं उनके परस्पर संबंधों का अध्ययन लोक संख्या संरचना के अंतर्गत किया जाता है। लिंग अनुपात: जनसंख्या का स्त्री एवं पुरुष में वर्गीकरण सर्वाधिक प्राकृतिक एवं स्वाभाविक वर्गीकरण है। सामान्यतः जनसंख्या के ये दोनों घटक समान अनुपात में हो तो जनसंख्या में संतुलन दिखाई देता है। जनसंख्या के अध्ययन में स्त्री पुरुष का अनुपात अध्ययन महत्वपूर्ण है। यह अनुपात प्रमाण निम्नलिखित पद्धति से निकाला जाता है: लिंग अनुपात: स्त्रियों की कुल संख्या बटे पुरुषों की कुल संख्या गुणे 1000। यदि प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या कम होगी तो लिंग अनुपात कम माना जाता है और यदि प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या अधिक होती है लिंग अनुपात अधिक माना जाएगा। यहाँ पे विभिन्न प्रदेशों का लिंग अनुपात दिखाया गया है। उपरोक्त आलेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। किस राज्य में लिंग अनुपात सर्वाधिक है? केरल में। किस राज्य में लिंग अनुपात सबसे कम है? हरियाणा में। महाराष्ट्र की जनसंख्या में संतुलन पाने के लिए लिंग अनुपात में कितना एवं किस प्रकार का परिवर्तन अपेक्षित है? भौगोलिक स्पष्टीकरण: जहां स्त्रियों का अनुपात पुरुषों से अधिक है वहां मुख्यतः पुरुषों का उत्प्रवास अधिक होता है। ऐसा प्रवासन अधिकतर रोजगार हेतु होता है। उदाहरण केरल। किंतु जहां स्त्रियों की संख्या कम होती है वहां मुख्यतः स्त्रियों का जन्म दर ही कम होता है। देखो क्या होता है। असमान लिंग अनुपात का समाज पर क्या परिणाम होता है? लिंग अनुपात संतुलित करनी हो तो क्या उपाय किए जा सकते हैं? बताओ। निम्नलिखित प्रश्नों के आधार पर कक्षा में चर्चा करो। तुम्हारे घर में कितने लोग पढ़ रहे हैं?
उनकी आयु क्या है, तुम्हारे घर में कितने लोग उपार्जन करते हैं, उनकी आयु क्या है, क्या आपके दादा दादी नाना नानी अभी भी कार्य करते हैं, उनकी आयु क्या है। भौगोलिक स्पष्टीकरण। आयु समूह अनुपात। किसी प्रदेश में जनसंख्या के उप घटकों के वर्गीकरण हेतु जब आयु का विचार किया जाता है तो उसे जनसंख्या की आयु समूह संरचना कहती है। इसका उपयोग भविष्य में कार्यशील आयु समूह एवं आश्रित समूह का अनुपात समझने में हो सकता है। साथ ही कार्यशील एवं आश्रित समूह का अनुपात जानने के लिए उपयोग होता है। भारत में कार्यशील जनसंख्या का समूह 15 से 59 आयु के लोगों का होता है। इस कार्यशील समूह कहती हैं देश की अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष रूप से सहभागिता होती है। इस समूह के व्यक्ति नौकरी व्यवसाय में कार्यरत होते हैं। जिस प्रदेश में ऐसे समूह का एवं उसमें भी युवाओं का अनुपात अधिक होता है, ऐसे प्रदेशों का विकास तीव्र गति से होता है। आश्रित जनसंख्या का वर्गीकरण 2 उप समूहों में किया जाता है। 15 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति पूर्णतः कार्यशील समूह पर आश्रित हैं। 60 वर्ष एवं उससे अधिक आयु वाले व्यक्तियों का भी आश्रित समूह में समावेश होता है, किंतु उनका ज्ञान एवं अनुभव इस समूह की अनमोल विरासत है, इसीलिए वह पूरे समाज के लिए उपयोगी है। कार्य के अनुसार जनसंख्या की संरचना। प्रदेश की जनसंख्या को कार्यशील एवं अकार्यशील समूहों में वर्गीकरण किया जाता है। जो लोग कार्यशील समूह में होकर भी नौकरी अथवा व्यवसाय में कार्यरत नहीं हैं, वे अकार्यशील हुए। अकार्यशील जनसंख्या भी कार्यशील जनसंख्या पर आश्रित होती है। यदि प्रदेश में कार्यकारी लोगों का प्रमाण अधिक है तो उस जनसंख्या को उद्यमशील जनसंख्या कहा जाएगा। ऐसे प्रदेश का विकास तेजी से होगा। निवास स्थान। अधिवास के अनुसार प्रदेश में जनसंख्या का वर्गीकरण ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या में किया जा सकता है। ग्रामीण भाग में लोग बड़े पैमाने पर प्राथमिक व्यवसाय में कार्यरत रहते हैं। नगरीय भागों में द्वितीयक एवं तृतीयक व्यवसायों में कार्यरत जनसंख्या का प्रमाण अधिक होता है। ग्रामीण जनसंख्या प्रदेश में अन्न उत्पादन में कार्यरत होती है। नगरीय जनसंख्या अनाज खाद्य सामग्री हेतु ग्रामीण जनसंख्या पर आश्रित रहती है। करके देखो। निम्नलिखित तालिका के आधार पर स्तंभ 1 तैयार करो। कक्षा में विभिन्न देशों की साक्षरता प्रमाण पर चर्चा करो और टिप्पणी करो। अर्जेंटीना की साक्षरता दर, ब्राजील की साक्षरता दर, भारत, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, इन बहुत सारे देशों की साक्षरता दर दी गई है। पाठ्यक्रम 6 पृष्ठ क्रमांक 49 में मोड़ा गांव में हुए परिवर्तनों के पीछे कारण क्या हो सकते हैं। ये परिवर्तन किस प्रकार के हैं, क्या इन परिवर्तनों के कारण जनसंख्या में भी परिवर्तन हुआ होगा, कौन सा। साक्षरता। समाज में कुछ लोग साक्षर होते हैं तो कुछ लोग निरक्षर। यदि कोई व्यक्ति लिखना पढ़ना जानता है तो हमारे समाज में उसे साक्षर माना जाता है। यह व्याख्या अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग स्वरूप की हो सकती है। साक्षरता का प्रतिशत प्रदेश की जनसंख्या की गुणवत्ता पर प्रकाश डालती है। केवल 7 वर्ष या उससे अधिक आयु की जनसंख्या को साक्षर अथवा निरक्षर में वर्गीकृत किया जा सकता है। साक्षरता सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति का सूचक है। यदि साक्षरता दर अधिक है तो देश सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से विकसित समझा जाता है। साक्षरता के कारण सुसंस्कृत एवं प्रगतिशील समाज का निर्माण होता है। भौगोलिक स्पष्टीकरण। प्रवासन। जब व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसे प्रवासन कहती हैं। प्रवासन अल्पकालीन अथवा दीर्घकालीन अथवा अस्थायी स्वरूप का हो सकता है। उदाहरण के रूप में विवाह, शिक्षा, व्यवसाय, तबादला, पर्यटन, प्राकृतिक आपदा, युद्ध आदि कारणों से लोग प्रवासन करते हैं। प्रवास के अनेक प्रकार हो सकते हैं। जिस क्षेत्र से लोग प्रवासन करते हैं वहां की जनसंख्या कम हो जाती है, इसलिए उस प्रदेश में मानव संसाधन का अभाव हो जाता है। इसके विपरीत जहां लोग जाकर बसते हैं वहां जनसंख्या में वृद्धि होती है और वहां सार्वजनिक सेवाओं पर तनाव बढ़ता है। जनसंख्या की संरचना में भी परिवर्तन आता है। यहाँ पे तालिका दी गई है, तालिका देखो और प्रश्नों के उत्तर दो। अफगानिस्तान, ब्राजील प्रवासी जनसंख्या का प्रतिशत। कुवैत, बांग्लादेश, जर्मनी, हांगकांग, इजराइल, भारत, ओमान, सऊदी अरब, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसमें सबसे ज़्यादा प्रवासी कुवैत और हांगकांग में हैं, जो कि दूसरे देशों से जाकर वहां बसे हुए। किस देशों में जनसंख्या का 10% से भी कम भाग प्रवासी लोगों का है। किस देश में जनसंख्या का 10 से 20% भाग प्रवासी जनसंख्या का है। 20% से अधिक प्रवासन जनसंख्या किस देश में है, इसके पीछे के कारण ढूंढने का प्रयत्न करो। किसी भी 2 देशों के लिए तारीख बनाइए। प्रवासन एवं प्रदेश के विकास पर टिप्पणी लिखो। भौगोलिक स्पष्टीकरण। जनसंख्या के वितरण पर परिणाम करने वाले कारकों में प्रवासन एक महत्वपूर्ण कारक है। प्रवासन के कारण प्रदेश की जनसंख्या का पुनर्वितरण होता है, जनसंख्या की संरचना पर असर होता है। उपरोक्त तालिका में कुछ देशों में प्रवासी जनसंख्या का अनुपात दिया गया है। जहां प्रवासी जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है वह मुख्यतः रोजगार एवं व्यवसाय के अवसर, प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, आर्थिक विकास इत्यादि कारणों का परिणाम है।
इसके विपरीत राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियां, आर्थिक पिछड़ापन इत्यादि कारणों से प्रवासितों की संख्या कम होती है। भारत जैसे देश में प्रवासितों का प्रतिशत भले ही कम हो, किंतु जनसंख्या की तुलना में यह संख्या अधिक दिखाई पड़ती है। भारत में 0.52% जनसंख्या प्रवासित है। बताओ तो कितने लोग प्रवासन के द्वारा भारत में आए? निम्नलिखित प्रश्नों के आधार पर चर्चा करो, उत्तर दो। नीचे दिए गए स्थानों पर कार्य करने वाले लोगों को तुम क्या कहते हो? खेत, कारखाना, होटल, अस्पताल, दुकान, विद्यालय, कार्यालय। ऐसे कार्य करने वाले लोग कितनी आयु तक काम करते हैं? काम के बदले उन्हें क्या मिलता है? किन कामों में कौशल की आवश्यकता होती है? किन कामों के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है? कौन से काम शिक्षा के बिना भी किए जा सकते हैं? शिक्षा, कौशल एवं प्राप्त होने वाले पारिश्रमिक का संबंध बताओ एवं तालिका तैयार करो। भौगोलिक स्पष्टीकरण। किसी भी जनसंख्या एक संसाधन। किसी भी देश के आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास में जनसंख्या एक महत्वपूर्ण संसाधन है। लोगों की जनसंख्या की अपेक्षा उनकी गुणवत्ता महत्वपूर्ण है। साक्षरता दर, लिंग अनुपात, आयु समूह के साथ साथ स्वास्थ्य, शिक्षा का स्तर इत्यादि बिंदुओं का विचार जनसंख्या के संसाधन मानते हुए किया जाता है। जनसंख्या की गुणवत्ता के अनुसार कुशल एवं अकुशल मानव संसाधन की आपूर्ति होती है। इसका अर्थ है कि जनसंख्या में वृद्धि हुई, पर क्या उसके विकास के बारे में कुछ कह सकते हो? अर्थात यदि वहां बढ़ी हुई जनसंख्या को रहने के लिए घर न हो, पीने के लिए पानी न हो, तो उस वृद्धि से क्या तात्पर्य? विकास को नापने का आधार क्या है? उस शहर में कितने लोगों को पीने का पानी उपलब्ध है, अथवा कितने बच्चे विद्यालय जाने लगे हैं, अथवा किस शहर के लोग अधिक प्रसन्न हैं? विद्या का अर्थ विकास नहीं। फिर विकास की गणना कैसे की जाए? काफी दशकों तक किसी देश का विकास लेवल केवल देश के राष्ट्रीय सकल उत्पाद से तय होता था, अर्थात जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था उतना बड़ा देश विकसित समझा जाता था। पर इसका अर्थ यह नहीं कि देश की जनसंख्या वहां के जीवन की गुणवत्ता से संतुष्ट है। देखा जाए तो विकास का संबंध जनसंख्या का जीवन स्तर, जीवन की गुणवत्ता, वहां मिलने वाले अवसरों एवं स्वतंत्रता से है। 1980 और 1990 के दशक में महबूल अल हक एवं अमर्त्य सेन ने मानव विकास सूचकांक की संकल्पना प्रस्तुत की। इस संकल्पना पर आधारित मानव विकास सूचकांक UNDP द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तालिका में दिए गए विविध देशों के मानव विकास सूचकांक 2016 पर एक टिप्पणी लिखो। यहाँ पर विभिन्न देशों के मानव विकास सूचकांक क्रम से दिए गए हैं। इसमें भारत का क्रमांक 131वां है, जबकि नॉर्वे का क्रमांक पहला है। मानव विकास सूचकांक। जब मानव की स्थिति का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विकास से किया जाता है तो मानव विकास सूचकांक माना जाता है। केवल आर्थिक समृद्धि ही नहीं विकास नहीं होता, अब यह स्वीकार किया जा चुका है। यह विचार केवल व्यक्ति हेतु लागू नहीं होता तो पूरे प्रदेश अथवा देश के लिए भी है। प्रादेशिक विकास के मानदंडों में मानव विकास सूचकांक को संकेतक रूप में समाविष्ट किया गया है। इस सूचकांक का निर्धारण करते समय 3 संकेतकों का विचार किया जाता है। आर्थिक संकेतक, औसत जीवन स्तर, स्वास्थ्य, औसत जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, शैक्षणिक कालावधि। मानव विकास सूचकांक का मूल्य 0 में से 1 के बीच होता है। अति विकसित प्रदेशों का सूचकांक 1 के करीब रहता है और प्रगति का स्तर जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे यह सूचकांक कम होते जाता है। किसी प्रदेश में यदि विकास बहुत ही कम होगा तो सूचकांक 0 के पास होगा। महाराष्ट्र की जनसंख्या का घनत्व। यहाँ पे विभिन्न जो महाराष्ट्र के जिले हैं उन जिलों में महाराष्ट्र की जनसंख्या का घनत्व यहाँ दिखाया गया है। सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व कौन से जिलों में है? उन जिलों के नाम बताओ जिनका घनत्व 100 प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है। उन 2 जिलों के नाम बताओ जनसंख्या का घनत्व मध्यम है। गहरे रंग से दिखाए गए घनत्व का मूल्य कितना है? गढ़चिरौली में जनसंख्या घनत्व कम क्यों है? प्राकृतिक संरचना, जलवायु एवं वन उद्योग इत्यादि का घनत्व पर होने वाले परिणाम के विषय में कक्षा में चर्चा करो। इसका भौगोलिक स्पष्टीकरण। महाराष्ट्र के जिला न्याय जनसंख्या के घनत्व का विचार करने पर निम्न बिंदु ध्यान में आते हैं। महाराष्ट्र के पूर्वी भाग में जिलों में जनसंख्या का घनत्व कम है और पश्चिमी भाग में अधिक है। जनसंख्या के घनत्व पर नगरीय एवं औद्योगिकीकरण का प्रभाव अधिक है। इसलिए मुंबई शहर जिला, मुंबई उपनगर जिला, ठाणे, पूर्व का पुणे एवं कोल्हापुर जिलों में जनसंख्या का घनत्व अधिक है। नागपुर, नासिक, अहमदनगर इत्यादि जिलों में जनसंख्या का घनत्व मध्यम है। वृष्टि छाया एवं घने प्रदेशों, वनों के प्रदेशों के अंतर्गत आने वाले जिलों में जनसंख्या घनत्व कम है। SDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या आप जानते हैं जनसंख्या के संबंधित विभिन्न घटकों की जानकारी हमें प्रत्यक्ष सर्वेक्षण से ही प्राप्त होती है। सभी देशों में ऐसे सर्वेक्षण किए जाते हैं। ऐसे सर्वेक्षणों को जनगणना कहते हैं। भारत में यह जनगणना हर 10 वर्ष में दशक के प्रारंभ में होती है। इस दशक का सर्वेक्षण 2011 में हुआ था। इस सर्वेक्षण से प्राप्त सांख्यिकीय जानकारी का उपयोग
वर्गीकरण आलेखों के द्वारा प्रस्तुतिकरण, तुलना, नियोजन इत्यादि महत्वपूर्ण कार्यों के लिए किया जाता है। थोड़ा दिमाग लगाओ। निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर जनसंख्या अधिक अथवा कम होने से उसके लाभ एवं हानि को स्पष्ट करो। प्रति व्यक्ति भूमि, कम जनसंख्या, अधिक जनसंख्या, अन्न संसाधन, ये विभिन्न प्रकार के मुद्दे दिए गए हैं, तो उसके लाभ एवं हानि को यहाँ स्पष्ट करना है। देखो तो होता क्या है, पिछली 2 शताब्दियों से भले ही भारत में परिवार के सदस्यों की संख्या में कमी आई है, फिर भी देश की जनसंख्या तो बढ़ रही है। इसके पीछे कारण ढूंढो। यहाँ पर जो पहला चित्र दिखाया गया है, यहाँ पे देखो वो 1810 के पारिवारिक चित्र दिया गया है, 1910 का पारिवारिक चित्र दिया है और 2010 का पारिवारिक चित्र दिया गया है। जनसंख्या तो बढ़ रही है लेकिन परिवार छोटा होता जा रहा है। थोड़ा दिमाग लगाओ। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है। घरेलू उपयोग हेतु यदि प्रति व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 50 लीटर पानी लगता है, तो इस प्रकार से भारत में केवल घरेलू उपयोग के लिए प्रतिदिन कितने लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती होगी। देखो होता क्या है, जनसंख्या के नियंत्रण हेतु निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करो। लोक शिक्षा, जन जागरूकता, अनुसंधान, स्वास्थ्य सुविधाएं, नियोजन और सरकारी नीतियां। इस प्रकार से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।